नमस्कार साथियों, मैं तपेश चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय जी योगानंदम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर। अब तक के हमने दो विषयों पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा करते हुए प्रबंध के सिद्धांत और उनके विचारधाराओं पर आधारित विद्वानों के विचारों से अवगत हुए। हमने यह भी जाना कि उसका महत्व क्या है। अब बात उठती यह है कि जब हमने परिभाषा पढ़ा तो कुछ लोगों ने इसे विज्ञान कहा, कुछ लोगों ने इसे कला माना। तो यह विज्ञान है या कला है? अगर यह विज्ञान है तो कौन से तर्क हैं जिसके अंतर्गत हम इसे विज्ञान मानेंगे, और ऐसे कौन से तर्क हैं जिसके अंतर्गत हम इसे कला मानेंगे? दूसरा बिंदु विचारणी है, प्रबंध क्या पेशा है? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन? तो अपने की ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी होगी। इसके बाद हम तीसरा बिंदु, यदि अगर समय बचता है 20 मिनट में, अगर समय बचता है तो प्रबंध के कार्य को भी स्पष्ट करूंगा। वैसे संभावना इसकी कम है, मैं इसको आगे की कड़ी में लूँगा। हम सबसे पहले लेते हैं, प्रबंध कला है या विज्ञान? प्रबंध क्या है, प्रबंध की परिभाषा हम देख चुके हैं। अब विज्ञान क्या है? किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी रहती है, सततता रहती है, वो हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध ज्ञान जिसको हम अर्जित कर रहे हैं, पहले क्रम में, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ कही जाती है, उसमें कहीं ना कहीं पर सत्य निहित रहेगा। जो चीज़ सत्य है, विज्ञान में कोई भी चीज़ पाई गई तो वह सत्य है, और जो नहीं मिली वो असत्य है। तो विज्ञान की तरह प्रबंध शास्त्र को भी हम सत्य का शास्त्र मानते हैं। प्रायोगिक परिणाम, हम लैब में कोई चीज़ को प्रयोग करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, एक केमिकल से दूसरे केमिकल को मिलाते हैं तो कोई तीसरी चीज़ बनती है। ऐसे ही प्रबंध के सिद्धांत में होता है। जब हम उद्योग से संपर्क करते हैं, उसके उत्पादन इकाई से संबंध स्थापित करते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर से हम संबंध स्थापित करते हैं, तो उसकी जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह कहीं न कहीं पे हमारे मूल सिद्धांतों से मेल खाते हैं, और वह परिणाम प्रायोगिक परिणाम कहलाते हैं। इस प्रकार से जो प्रबंध का कार्य है वो एक प्रकार से विज्ञान की तरह ही प्रायोगिक परिणाम देते हैं। प्रबंध को विज्ञान इसलिए भी मानते हैं क्योंकि प्रबंध के अपने एक पैरामीटर्स हैं, एक मापदंड हैं, जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि यह परिणाम इसका प्राप्त होगा। हम किसी कार्य को करने के पहले विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं, उनकी पद्धतियों पर विचार करते हैं। विज्ञान भी यही करता है कि अगर वह लैब में है तो कौन कौन से केमिकल यूज़ होंगे, कितने मात्रा के होंगे, उसका स्तर कैसा होगा। तो ठीक वैसे ही प्रबंध के सिद्धांत की मान्यताएं हैं, जिनके आधार पर प्रयोग किया जाता है और उसे लागू किया जाता है, और सत्य के प्राप्ति के लिए, सत्य के परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसके अंतर्गत निहित उद्देश्य, जो सत्य निहित उद्देश्य है, उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस कारण हम प्रबंध को विज्ञान कहते हैं। हर एक का एक सिद्धांत है, हर विज्ञान का एक सिद्धांत होता है। वैसे ही प्रबंध के सिद्धांत हमने देखा कि प्रबंध के सिद्धांत में हमको 14 बातें मिली। वही सिद्धांत लागू होंगे, उसके सिवाय कोई लागू नहीं होंगे। तो यह इसके सिद्धांत भी तय हैं। फिर आता है, प्रबंध में कोई भी निर्णय लिया जाता है साहब, तो उसके पीछे कारण स्पष्ट किया जाता है, अर्थात वह तर्कों पर निहित होता है। प्रबंध का निर्णय हमेशा तर्कों पर ही निर्भर करता है। जो तर्क संगत नहीं है वह प्रबंध के निर्णय का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हमको विश्वास हो गया साहब कि प्रबंध चूँकि तर्क संगत है,
प्रबंध क्योंकि उससे क्रमबद्ध अध्ययन होता है, प्रबंध क्योंकि उसे प्रायोगिक आधार पर परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों से अब हमें ऐसा लग रहा है कि प्रबंध एक विज्ञान है। अगर प्रबंध कला है तो वह कला क्यों है? जब हम बात करते हैं प्रबंध एक कला है, तो आपको मैं पुनः स्मरण दे रहा हूँ, हेनरी फ्योल ने अपनी परिभाषा में सबसे पहले लिखा था प्रबंध वह कला है। मतलब उसने कला ही माना था। और प्रबंध के निर्णय लेते वक्त कला को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? कला वह योग्यता या दक्षता होती है जो कि उस व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर, व्यक्तिगत लगन पर, उसके व्यक्तिगत शिक्षा पर, उसकी कुशलता को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है, वही कला होती है। अर्थात इसके लिए हमको किसी प्रकार के अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता या उस चीज़ों की प्रतीत नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें, अब देखिए हम इसमें कि कला कह रहे हैं तो कला के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले कहा जाता है कला के लिए कला के कार्य प्रणाली कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम कला कहेंगे। तो ये कहते हैं पहला योग्यता। किसी कला के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है योग्यता, जिसे कहा जाता है एजिबिलिटी। हम कोई भी खिलाड़ी का चयन करते हैं तो हम उसको कहते हैं आपको स्टेट लेवल का चयन होना चाहिए, विकासखंड स्तर का होना चाहिए, हमको जिला स्तर का होना चाहिए। हम एक एजिबिलिटी क्वालिफाइंग होते हैं। हम कहते हैं 5 मिनट में इतने मीटर दौड़िए, 10 मिनट में इतने मीटर दौड़िए, हम उसकी एजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। ऐसे ही प्रबंध के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो प्रबंध में भी एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित होती है। उसके बाद आता है दक्षता, एफिशिएंसी। कितना एफिशिएंट है, कितना वह कार्य में निपुण है। हमने आगे परिभाषा पढ़ा था तो मैंने कहा था कि कार्य की योग्यता के, दक्षता के आधार पर दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता और कौशल के आधार पर उसकी नियुक्ति की जाती है। कौशल कहूँगा तो एक अलग बिंदु हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसके सिर्फ एफिशिएंसी की बात करूँगा कि वो कितना एफिशिएंट है, उसको लेके अपन चर्चा करते हैं। फिर कौशल होता है जिसको कहते हैं हम श्रमिकों का जब वितरण करते हैं तो कहते हैं वह कुशल श्रमिक है, वह अर्ध कुशल श्रमिक है, वह अकुशल श्रमिक है। इस प्रकार से हम जो श्रमिकों का है वितरण करते हैं उसकी कुशलता के आधार पर, स्किलनेस के आधार पर। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन का निर्धारण कैसे होता है? एजुकेशन जो है वह प्रबंध के लिए नितांत आवश्यक होता है। कैसे होता है? प्रबंध के लिए एक एजुकेशन बैचलर व्यक्ति हो रहेगा, वह व्यक्ति 12वीं पास होगा, वह व्यक्ति 10वीं पास होगा, तो प्रबंध के स्तर पर शिक्षा का निर्धारण होता है। हमको निम्न स्तर पर चाहिए, हमको काम के साधारण कार्य के लिए चाहिए, हम कम शैक्षणिक योग्यता लेंगे। पर हमको शीर्ष स्तर पर चाहिए तो हम उसको सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति के रूप में लेंगे। अब शिक्षा के तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ डिग्री और इसका पैमाना नहीं है। यहाँ पे शिक्षा पे एक चीज़ और जुड़ती है, वो रहती है उसकी अनुभव। शिक्षा एवं अनुभव, जितना अनुभवशील होगा उतना ज़्यादा वो सफल होगा, उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। फिर इसके अधिक आता है प्रबंध को कला हम मानते हैं तो कला कैसे है कि हर कलाकार को प्रशिक्षण देने पर उसकी कला में निखार आता है, सुधार आता है। ऐसे ही प्रबंध के लिए एक चीज़ शब्द जो रहती है वो है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। यदि अगर हम अपने स्टाफ को लगातार प्रशिक्षित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि उनकी कला, योग्यता, दक्षता सभी पर उससे वृद्धि होगी। फिर आएगा कल्पना, इमेजिशंस। वह कलाकार को उसके इमेजिशन क्या क्या है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है। अगर मुझे पानी निकालना है कुएं से तो एक व्यक्ति जो है बोलता है मैं रस्सी डाल के निकाल लूँगा, एक व्यक्ति कहता है मैं बाल्टी डाल के निकाल लूँगा, एक कहता है मैं पंप निकाल के ला दूँगा। तो ये जो कल्पनाएं हैं किस तरीके से निकालना है, ये कल्पना शक्ति जिसकी जितनी तीव्र और व्यवहारिक होगी वह उतना ही सफल प्रबंधक होगा। वो कल्पनाशीलता के अभाव में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी।
इसके बाद आता है व्यवहारिकता। हमको व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। प्रबंधक जब तक व्यवहारिक नहीं होगा, यह कला की बात है। हर व्यक्ति की बात करने की कला, हर व्यक्ति के मिलने का तरीका, हर व्यक्ति का एक दूसरे से संवाद और उसकी अभिव्यक्ति, ये सब चीज़ें निर्भर करती है। वह योग्यता और दक्षता जैसे रहेगी, उसके साथ व्यवहारिकता भी उतनी ही काम करेगी। कहा जाता है फलदार वृक्ष झुकता है, वैसे ही ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा व्यवहारिक भी हो जाता है। उसके बाद आता है अनुभव। प्रबंध में जितना अनुभव मिलेगा, जितने विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों को देखेगा, उतने ही वह अच्छा प्रबंधक बनेगा। कला के लिए जरूरी है। एक खिलाड़ी के बारे में हम कहते हैं बहुत अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि उसको राष्ट्रीय स्तर पर खेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है, उसको अनुभव है। ऐसे हम कहते हैं कि उसकी योग्यता, वह हमें खेल का उदाहरण ले लें। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हम उसी के उदाहरण लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा है, योग्यता क्या है, अरे वो उसकी हाइट क्या है। योग्यता का मापदंड उसकी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उसकी शारीरिक योग्यता भी निर्धारित होती है। उसके आती दक्षता, वह कितने देर खेल सकता है, कितना खेल सकता है, किस तरीके से, ये चीज़ें। कौशल, वो किस चीज़ में कौशल है, पेनल्टी स्ट्रोक में, पेनल्टी कॉर्नर में, बैक फुट में खेलेगा, फॉरवर्ड में खेलेगा, क्या खेलेगा, इसकी कौशल उसके ऊपर रहेगा। इसके आएगा प्रशिक्षण, वो कितने कैंप अटेंड किया है, वह कितनी ट्रेनिंग अटेंड किया है। जब हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका चयन करते हैं। उसकी कल्पनाशीलता, हम देखते हैं कि वो कितनी जल्दी पास देता है, वो कैसे डी तक घुसता है, बहुत बड़ा कलाकार है, डी के अंदर घुस, ये हम कहते हैं ये कला की बात है। ऐसे ही प्रबंध में होता है। कोच जो, मैनेजर जो जाता है उस टीम के साथ, उसकी कल्पनाशीलता देखी जाती है, उसकी दूरदृष्टिता देखी जाती है, और उसके आधार पर यह तय होता है। तो ऐसे ही प्रबंध को हम कला भी कह सकते हैं। जब एक व्यक्ति कह रहा है प्रबंध एक विज्ञान है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है प्रबंध एक कला है, तो वास्तव में है क्या? प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है और कला, इसके लिए हम एक दूसरा शब्द कहते हैं जो सामान्य तौर पे होता है। व्यवहारिक तो है ही, प्रबंध व्यवहार में ही लागू होता है। कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी है, इसे प्रायोगिकता भी है, हम इसका प्रयोग भी करते हैं, और इस पे कला भी है, क्योंकि इसके लिए हम कौशल और प्रशिक्षण भी लागू करते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए प्रबंध को हम कला एवं विज्ञान दोनों कह सकते हैं। और इसके आधार पर हम एक चीज़ और कहेंगे, जो कहा जाता है कि प्रबंधक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं प्रबंधक बनाए जा सकते हैं, पैदा नहीं होते। यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रबंधक बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, प्रबंधक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। तो दोनों बातें हो रही है। एक बार प्रबंधक बनाने की बात हो रही है, एक बार बात प्रबंधक नहीं बनाने की हो रही है। मतलब पैदा होने, प्रबंधक पैदा होता है, उसको विकसित नहीं किया जाता। दूसरा कहता है कि नहीं, उसको विकसित किया जाता है, पैदा नहीं होता। अब ये तथ्यों को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी व्यक्ति में यदि अगर प्रबंधक कौशल को बढ़ाना है तो उसे शिक्षित कर दें, तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। उसे शिक्षित करने के साथ साथ अनुभव मिल जाए तो उसके कार्य में और निपुणता आ जाती है, वो सफल प्रबंधक बनने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंधक जो है उसमें यदि अगर प्रबंधक पैदा हुआ है तो उसके व्यक्तिगत गुण हैं, उसमें विकास और विस्तार कब होगा? शिक्षा और अनुभव के आधार पर। तो हमें निर्णय लेने पे हम ये कहेंगे कि यह चीज़ें इस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कला और प्रशिक्षण के माध्यम से एक व्यक्ति को प्रबंधक बनाया जा सकता है, और यदि अगर जन्मजात गुण हैं उसमें प्रबंधक बनने के, तो उसे और ज़्यादा विकसित करके और अधिक सफल प्रबंधक बनाया जा सकता है। इस निष्कर्ष के आधार पर हम कहेंगे प्रबंधक पैदा होते हैं या उसे प्रशिक्षण के माध्यम से बनाए जाते हैं, यह तर्क नहीं है। यह कह सकते हैं कि प्रबंधक को प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अब ये इस अध्ययन के बाद एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारे पास आता है
क्या प्रबंध एक पेशा है? जी हाँ, प्रबंध एक विशिष्ट सेवा का पेशा है, क्योंकि इसके लिए उसे विशेष या विशिष्ट शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। साथ ही स्वतंत्र कार्य करने की पात्रता निर्धारित करती है या पंजीकृत किया जाता है। तो यह प्रक्रिया जब हमारे प्रचलन में है तो यह प्रबंध का कार्य एक पेशा है। पेशा होने के लिए क्या होना आवश्यक है? हम इसे पेशा ही क्यों कह रहे हैं? पहले चीज कही जाती है पर्याप्त संचित ज्ञान का उपलब्ध होना। पर्याप्त संचित ज्ञान अर्थात एक तय होता है, जैसे हम डॉक्टर का पेशा मानते हैं, इंजीनियर का पेशा मानते हैं, तो उसे एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होता है, उसको एक इंटर्नशिप करनी होती है। तो ठीक वैसे ही प्रबंध में भी आजकल एमबीए करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना या ऐसे कोई एक चीज़ें निर्धारित हो चुकी हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता विशिष्टीकरण के आधार पर, और वह उपलब्ध ज्ञान अर्जित करता है, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तभी वह प्रबंधक के लिए क्वालिफाई करता है। तो पहली विशेषता पूर्ण होती है कि उसके लिए संचित ज्ञान का होना उसे प्राप्त होता है। पेशा अपनाने के लिए उस ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, मैं कोई भी पेशा के लिए जब जाऊंगा तो मुझे उस पेशे का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। डॉक्टर हो तो मुझे चिकित्सा संबंधी ज्ञान होना चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, केमिकल, जिस फील्ड का हूँ, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, उसका मुझे क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो प्रबंधक भी जब आता है तो उसे भी प्रबंध के पूरे ज्ञान होते हैं। पेशे के लिए नैतिक स्तर और नियमों का पालन होना चाहिए। नैतिक स्तर क्या चीज़ है? एक वकील के एथिक्स होते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के एथिक्स होते हैं। आज मैं किसी वकील के पास चले गया, उसके पास के अपने छोड़ के दूसरे वकील के पास जाऊंगा तो पूछता है पहले वकील की सहमति लेके आइए। एक चार्टर्ड अकाउंट छोड़ के दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते वह उससे सहमति लेता है। वो यह कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारी फाइल नहीं दूंगा, उसको देना पड़ता है और वो नैतिकता के आधार पर देता है। अगर वह उसका भुगतान नहीं किया तो उसे भुगतान करने के लिए कहता है। तो ये परस्पर एक आदर्श नियम है। उसका पंजीयन होगा, उसका प्रशिक्षण होगा, उसकी नस्सी रखी जाएगी, उसके बचाव के लिए, हित रक्षण के लिए, अपने क्लाइंट के हित रक्षण के लिए कार्य करेगा। ये सब चीज़ें वो जो एक नैतिक स्तर है या नियमों का पालन की बातें हैं वो कही गई है और उसका अनुपालन इसके लिए करना होगा। इसके बाद फिर आता है आय लाभ की अपेक्षा सेवा भाव पर अधिक ध्यान होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का है, अपने आय और लाभ तो एक अलग बिंदु है, पर वह रात रात भर जग कर समर्पण करता है अपनी सेवाओं का। किसके लिए? अपने सेवा भाव के प्रदर्शन के लिए, उस क्लाइंट के लिए जो वह उसके पास आया है, उसका विश्वास है, तो वह सेवा भाव को बनाए रखने की कोशिश करती है। तो प्रबंधक में भी यही गुण होना चाहिए, समर्पण की भावना, तभी वह पेशा होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम समग्र अध्ययन में ये पाते हैं कि प्रबंध एक कला है और विज्ञान है, अर्थात दोनों है यह, और व्यवहारिक विज्ञान होने के साथ साथ यह प्रायोगिक कला भी है जिसको प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जाता है। और प्रबंध चूंकि एक कलात्मक रूप में है और वैज्ञानिक अध्ययन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यह एक पेशा भी है, क्योंकि इसका एक नैतिक मूल्य होता है, इसकी एक शैक्षणिक की योग्यता होती है, इसमें एक विशिष्टीकरण की बात होती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की पात्रता भी इसकी निर्धारित होती है। चलिए साथियों, अब हम अगले क्रम में जाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे प्रबंध के जो प्रकार हैं या फंक्शंस जो हैं क्या क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।